हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हब पर। आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नई टॉपिक को लेकर के, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे लैब रिकॉर्ड के बारे में, जिसे हम लेबोरेटरी रिकॉर्ड भी कहते हैं। हम जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और एक रिसर्चर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए लैब रिकॉर्ड को मेंटेन रखना क्यों आवश्यक है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, और लैब रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस हो सकती हैं जिनका हमें पालन करना है या जिनको हमें फॉलो करना है किसी भी लैब रिकॉर्ड को बनाते समय। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग के बारे में कि लैब रिकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो लेबोरेटरी नोटबुक इज अ प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च। लेबोरेटरी जो नोटबुक होता है, लैब रिकॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, लेबोरेटरी नोटबुक या लैब नोटबुक भी हम इसे कहेंगे। तो वो क्या है, एक प्राइमरी रिकॉर्ड है किस चीज़ का, और रिसर्च का। यानी कि आपका जो रिसर्च आप कर रहे हैं, आप जो पुनः दोबारा से जो खोज कर रहे हैं, उसका क्या है, एक प्राइमरी रिकॉर्ड है, यानी कि प्राथमिक आपका रिकॉर्ड आप मान सकते हैं इसको। रिसर्चर्स यूज अ लैब नोटबुक टू डॉक्यूमेंट देयर एक्सपेरिमेंट, इनिशियल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो रिसर्चर है वो किसी भी लैब नोटबुक को क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट के तौर पर पेश कर सकता है जो उसने एक्सपेरिमेंट किया है, जो इनिशियल एनालिसिस करा है उसने, और उसके ऊपर जो व्याख्याएं दिए हैं, इंटरप्रिटेशंस जो किया है उसने अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो उसका क्या है, ये एक डॉक्यूमेंटेशन मान लीजिए आप कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, किसी भी रिसर्चर के द्वारा या कोई किसी भी खोजकर्ता के द्वारा जो उसने एक्सपेरिमेंट किया है, जो खोज करी है, उसके ऊपर जो उसने एक्सपेरिमेंट में जो इनिशियल एनालिसिस किया है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन करी है यानी व्याख्या करी है, उस व्याख्या को डॉक्यूमेंट करेगा, और उस नोटबुक को हम क्या कहेंगे, लैब रिकॉर्ड कहेंगे। क्लियर। तो पहली बात क्या है कि लेबोरेटरी जो नोटबुक है वो क्या है, प्राइमरी रिकॉर्ड है किसी भी रिसर्च का, एक प्राइमरी डाटा यानी प्राथमिक स्रोत हम इसको कह सकते हैं, प्राइमरी सोर्स है ये। और वो जो क्या है, वो डॉक्यूमेंट का काम करेगा, एक लीगल और वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है किसी भी लैब रिकॉर्ड को, किसी भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर। आगे अगर हम बात करें तो laboratory notebooks are the means for keeping a permanent record of the details of an individual's day-to-day research and development work in the laboratory। तो जो भी laboratory notebooks होती हैं वो क्या हैं, एक मीन्स है, एक साधन है किस चीज़ का, जो क्या करती है, आपका परमानेंट रिकॉर्ड को रखने का काम करेगी। जो आपने, कोई भी एक व्यक्ति है, एक रिसर्चर है, इंडिविजुअल है, वो पर डे, डे टू डे, यानी कि क्रोनोलॉजिकली अगर हम बात करें तो पर डे जो उसने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, अलग अलग तरीके के काम किए हुए हैं, जो जो प्रोसीजर्स उसने अपनाए हुए हैं, जो जो मेथडोलॉजी उसने यूज करी हुई है, उनके बारे में क्या करती है, उनको सहेज कर रखने में हेल्प करेगी। और जो उसने डे टू डे रिसर्च करी है, जो डेवलपमेंट किया है उसने, यानी कि जो प्रोग्रेस करी है, आप कह सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर, उसके बारे में डाटा रखने में ये क्या करेगी, हेल्प करेगी आपका जो लैब रिकॉर्ड है वो। ठीक है, तो कोई भी रिसर्चर जो होता है वो क्या कर रहा है कि पर डे अपनी एक रिसर्च कर रहा होता है, और पर डे वो नए नए परिणाम उसको प्राप्त हो रहे होते हैं, पर डे वो एक नई नई चीज़ों को, उपलब्धियों को पा रहा होता है, डेवलपमेंट कर रहा होता है अपने रिसर्च में, अपने एक्सपेरिमेंट में। तो उनको वो क्या करेगी, क्रोनोलॉजिकली उनको सहेज के रखने का काम करेगी, एक साधन है ये। आगे अगर हम बात करें तो द नोटबुक सर्व्स एज एन ऑर्गेनाइजेशनल टूल, a meaning, a memory aid, and can also have a role in protecting any intellectual property that comes from the research। आपका जो लैब रिकॉर्ड है वो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल टूल के रूप में काम करता है। ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल टूल है,
उसके रूप में काम करेगा। जैसे कहते हैं कोई भी इंजीनियर है उसके टूल्स होते हैं, कोई भी कहते हैं फार्मर है उसके अपने टूल्स होते हैं किसी अपने काम करने के लिए, वैसे ही जो रिसर्चर है उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल टूल के रूप में ये काम कर रहा है। दूसरा क्या है, आपका एक मेमोरी ऐड के रूप में भी काम करेगा कि आपको मेमोराइज करेगा कि आपने क्या क्या किया हुआ था और कैसे कैसे आपने कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करा और आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया। तो एक मेमोरी ऐड ये एक साधन आप मान सकते हो इसको। एंड कैन आल्सो हैव अ रोल इन प्रोटेक्टिंग एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने जो रिसर्च करी हुई है और उसके अंदर आपने जो भी चीज़ें फाउंड करी हैं वो आपके एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में कहते हैं, आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो लैब रिकॉर्ड है वो बहुत ही वैलिड आप एक तरीके से मान सकते हो। कानूनी रूप से आप उसे ये कह सकते हो कि ये आपका वैलिड रिसोर्स है और आपने वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और वो आपका अपना किया हुआ काम है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नोटबुक तैयार करनी पड़ेगी और डे टू डे आपको अपने एक्सपेरिमेंट्स को नोट करना पड़ेगा, तभी आप उसे अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में यूज कर पाएंगे। अब अगर हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लें तो इसके फर्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं। ए वेल केप्ट नोटबुक प्रोवाइड्स अ रिलायबल रेफरेंस फॉर राइटिंग अप मटेरियल्स, मेथड्स एंड रिजल्ट्स फॉर अ स्टडी। यानी कि आपका जो लैब रिकॉर्ड है वो क्या करता है, आपको एक रिलायबल रेफरेंस के रूप में, एक विश्वसनीय रेफरेंस आप इसको मान सकते हैं, विश्वसनीयता के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए, जब आप लिख रहे होते हैं किसी भी मटेरियल के बारे में, किसी भी मेथड के बारे में या आपके रिजल्ट के बारे में, आपने जो रिसर्च करी हुई है उसके बारे में, तो ये क्या है, एक रिलायबल सोर्स माना जाएगा। क्लियर, एज ए रेफरेंस आप इसे यूज कर सकते हो कि मैंने ये काम लैब के अंदर किया हुआ है, ये आपकी समरी है और इस समरी के आधार पर आपने कोई भी रिजल्ट निकाला हुआ है या आपने कोई भी मटेरियल यूज करा हुआ है, किसी भी रिसर्च को करने के लिए आपने जो मेथड्स यूज करे हुए हैं उसके आधार पर आपने कोई भी रिजल्ट निकाला है और कोई भी एक एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया हुआ है। क्लियर, तो फर्स्ट तो आपका क्या है कि ये आपको एक रिलायबल रेफरेंस के रूप में आप इस नोटबुक को यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज अ लीगली वैलिड रिकॉर्ड दैट प्रिजर्व्स योर राइट्स और दोज ऑफ एन एम्प्लॉयर और एकेडमिक इन्वेस्टिगेटर टू योर डिस्कवरीज। दूसरा इम्पोर्टेंस आपका क्या है कि ये एक लीगली वैलिड रिकॉर्ड के रूप में कहते हैं, आपने जो भी डिस्कवरीज करी हुई हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, प्रिजर्व करने का काम करेगा, यानी उनको संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कि आपने कोई डिस्कवरी करी हुई है, आपने कोई खोज करी हुई है, उसको क्या करेगा, लीगली राइट आपको प्रोवाइड कराएगा। या कह सकते हैं कि आपने कोई डिस्कवरी करी हुई है तो आप अपने लीगली नोट्स के आधार पर, आपके जो लैब रिकॉर्ड्स हैं उसके आधार पर उस चीज़ का जो पेटेंट है आप अपने नाम पर करा सकते हैं। तो कोई भी जो एम्प्लॉयर है, एकेडमिक जो इन्वेस्टिगेटर होता है या कोई भी रिसर्चर जिसने रिसर्च करी हुई है, उसके लिए क्या है, एक लीगली वैलिड रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए भी लैब रिकॉर्ड क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आप इसको एक नॉर्मली रिकॉर्ड समझने की भूल ना करें कि ये जो लैब रिकॉर्ड है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो नॉर्मली आप कर रहे हैं और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है अगर आपको कोई डिस्कवरी अगर आपने करी हुई है, कोई नई चीज़ आपने खोजी हुई है, तो आप इस लैब रिकॉर्ड के आधार पर उस चीज़ को अपने नाम पर पेटेंट भी करा सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए अगर कल को किसी और ने उस काम को कहते पेटेंट करा लिया है, तो आप अपने इस लैब रिकॉर्ड को दिखा करके क्या कर सकते हैं कि वो केस आपके पक्ष में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने लैब रिकॉर्ड को मेंटेन किया हुआ है जिस तरीके से किया जाना चाहिए उस तरीके से। ठीक है, तो वो हम गाइडलाइंस में बात कर लेंगे कि कौन कौन सी गाइडलाइंस को हमें मानना है, फॉलो करना है, तब वो डॉक्यूमेंट आपका, वो लैब रिकॉर्ड आपका क्या होगा, वैलिड कहलाएगा। अब हम थर्ड पॉइंट की अगर बात कर लें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव नोटबुक परमिट्स वन
टू रिप्रोड्यूस एनी पार्ट ऑफ अ मेथोडोलॉजी कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली। यानी कि आपका जो लैब रिकॉर्ड है वो क्या करता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव जो नोटबुक है आपका पूरे तरीके से व्यापक अपने जो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किया हुआ है वो क्या परमिट करेगा आपको कि जो कंप्लीटली आपने जो भी कहते हैं काम किया हुआ है सही तरीके से किया हुआ है, उसकी जो मेथोडोलॉजी है या उसका कोई भी एक पार्ट के ऊपर कहते हैं दोबारा से हम कोई भी रिसर्च कर सकें, इसके लिए भी हमें परमिशन मिल जाएगी। परमिट हम कर सकते हैं इस चीज़ को, उसके किसी एक पार्ट को लेकर के, किसी एक लॉ को लेकर के अगर हम बात कर लें या किसी एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी को लेकर के अगर हम बात कर लें, तो आप उसके ऊपर दोबारा से भी कोई रिसर्च कर सकते हैं और इसके लिए क्या है, एक परमिशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थे लैब रिकॉर्ड के। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लैब रिकॉर्ड्स के बारे में कि आपका जो लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स है वो कितने टाइप का हो सकता है। तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो नंबर 1 आपका होता है बाउंड और स्टिच्ड नोटबुक। क्लियर, यानी कि एक तरीके से ये बाउंडेड होता है, बंधा हुआ होता है, पहले से प्रीपेयर्ड फाइल के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप यूजी कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, तो आपने देखी होंगी आप जो फाइल्स लेकर के आते हैं पहले से ही प्रिपेयर्ड होती हैं, प्री नंबर्ड होती हैं। एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल नोटबुक है। ट्रेडिशनल है, हम काफ़ी पुराने टाइम से इस तरीके की जो नोटबुक है उसको हम यूज करते आ रहे हैं। और इसमें क्या होता है, पहले से बाउंडेड पेज होते हैं, नंबर्ड होते हैं, नंबर लिखे हुए होते हैं, उस पर कहते हैं कॉलम अलग अलग चीज़ों के दिए हुए होते हैं। जैसे कि मान लीजिए डेट का कॉलम भी दिया हुआ होता है, पेज नंबर का कॉलम दिया हुआ होता है, सिग्नेचर का कॉलम भी दिया हुआ होता है कि आप अपना भी इनिशियल वहाँ पे सिग्नेचर कर सकें और आपका जो भी हेड है वो भी, आपका जो सुपरवाइज़र है वो भी वहाँ पे सिग्नेचर कर सके। तो एक तरीके से ये बाउंडेड और स्टिच्ड नोटबुक है और इसको लीगली वैलिड हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई भी पेज को अगर आप निकालेंगे तो वो पता चल जाएगा अलग से, ठीक है। और इस पे सारी चीज़ों को हम सारे डाटाज को आराम से और आसानी से इकट्ठा करके रख सकते हैं, जो कि एक जगह पर स्टोर रहेगा, ठीक। सेकंड की अगर हम बात करें तो वो क्या है, लूज लीफ और रिंग बाइंडर नोटबुक। लूज लीफ एक तरीके से आप मान लीजिए ओपन जो फाइल होती है, तो जो फाइल होती है उसमें क्या होता है, धागा लगा हुआ होता है और आप उसमें नंबर ऑफ सीट्स जब चाहें तब इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके का कह लो, या रिंग बाइंडर जो कि आपका स्पायरल बाइंडिंग वाली जो नोटबुक होती है उसमें भी आप पेजों को घटा और बढ़ा सकते हैं। तो ये भी कहते हैं नोटबुक है जिसे हम लैब रिकॉर्ड्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें एक सुविधा ये रहती है कि आप काफ़ी बड़ा जो एक्सपेरिमेंट है, जितना भी आप एक्सपेरिमेंट करते जाएं तो आपको क्या अलग अलग नोटबुक्स नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बाउंडेड नोटबुक की अगर हम बात करें, उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स क्या हैं, लिमिटेड होंगी। और अगर उससे बड़ा एक्सपेरिमेंट अगर आपका जाता है तो आपको दूसरी नोटबुक लेनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पे क्या होगा, आप इसके अंदर सीट्स को इंक्रीज करते जाएंगे और एक ही जगह पर वो डाटा आपका रखा रहेगा। लेकिन इसकी खराबी क्या है कि एक तो इसमें से आपका लूज पेपर जो है वो गायब हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आसानी से हटा सकता है, निकाल सकता है। और मान लीजिए आप थोड़ा सा अगर आपने लापरवाही कर दी तो भी गायब हो सकता है, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। तो ये एक इसमें प्रॉब्लम है। बाकी क्या है कि आप बहुत बड़ा डाटा आप यहाँ पे एक साथ इकट्ठा करके रख सकते हैं, ये इसका बेनिफिट भी है, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक। इलेक्ट्रॉनिक आज के टाइम की अगर हम बात करें तो 21st सेंचुरी है और कंप्यूटर का युग है। तो आजकल हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक्स को भी यूज करते हैं और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डाटा अगर आप चाहें तो भी इकट्ठा करके रख सकते हैं। आप PDF के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अलग अलग तरीके के जो फॉर्मेट आ रहे हैं MS ऑफिस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो आप उसमें डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी चाहिए होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी जो अलग अलग तरीके की चीज़ें आप कह सकते हो कि वायरस से सिक्योरिटी कह लीजिए, लाइट का प्रॉपर होना कहते हैं आप कह सकते हो इसमें। तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक जो सिक्योरिटी होती हैं वो सारी चीज़ों की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 3 टाइप्स आजकल यूज किए जाते हैं मोस्टली।
आपका लैब रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, उसके डाटा के रिकॉर्ड को रखने के लिए आप कह सकते हो। नंबर 1 क्या है, बाउंड और स्टिच्ड नोटबुक। सेकंड क्या है, लूज लीफ और रिंग बाइंडर नोटबुक। और थर्ड क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द लैब रिकॉर्ड्स। आगे हम बात कर लेते हैं अब मेन इसके पार्ट के बारे में कि गाइडलाइंस कौन कौन सी होती है। अगर हम कोई भी एक लैब रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो जो लैब रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया है वो एक वैलिड लैब रिकॉर्ड बन सके। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट में कहते हैं अपने इस वैलिड नोटबुक का लैब रिकॉर्ड का हम यूज कर सकें। गाइडलाइंस फॉर कीपिंग अ लैब रिकॉर्ड, अर्थात आपका जो लैब रिकॉर्ड है उसको रखने के लिए आपको कौन कौन से दिशा निर्देशों को मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो चूजिंग अ नोटबुक। ठीक है, मतलब आपको क्या है, अपना नोटबुक को चूज करना पड़ेगा कि किस टाइप की नोटबुक आप यूज करना चाहते हैं आपके लैब रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम किस बात की है कि आप मान लीजिए आप टीचिंग के फील्ड से हैं या आप रिसर्च के फील्ड से हैं या आप मान लीजिए क्लिनिकल रिसर्च जो हो रही है उसके फील्ड से हैं, इंडस्ट्रियल रिसर्च हो रही है उस फील्ड से हैं। तो अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग टाइप की जो नोटबुक्स होती हैं उनको आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो कि स्ट्रिक्टली बाउंड करती है कि हमें उस टाइप की ही लैब रिकॉर्ड को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा हमने अभी बात करी थी कि 3 टाइप की लैब रिकॉर्ड्स होते हैं, एक आपका बाउंडेड होता है, एक लूज होता है आपका, और एक कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो अलग अलग, जैसे टीचिंग में अगर आप यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरीके का लैब रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। क्लिनिकल रिसर्च हो रही है तो उसके लिए किस तरीके का आप लैब रिकॉर्ड यूज कर सकते हैं। या मान लीजिए जो आपका इंडस्ट्रियल रिसर्च है उसके लिए आप किस तरीके का नोटबुक यूज करेंगे। तो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अलग अलग टाइप के नोटबुक को प्रीफर करती हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रीफर करती हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग कहते हैं अपनी नोटबुक को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके काम पर, आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कभी कभी कि आप किस तरीके की नोटबुक को चूज करेंगे। क्लियर? तो नंबर 1 आपको क्या करना है कि एक नोटबुक को चूज करना है जो कि आपके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग बेटर हो। सेकंड क्या है, प्रिपेयरिंग अ नोटबुक। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली अगर हम यूजी पीजी में अगर हम देखें तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी नोटबुक लेते हैं तो वहाँ पे हम उसमें क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, आपका जो भी एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में आप लिखेंगे। तो वो आपके फ्रंट पेज पे आप लिखते हैं उसके, मतलब जो आपका फाइल होती है उस पर, और अंदर भी आप जो फ्रंट पेज होता है उस पर भी इस चीज़ को लिख करके रखते हैं ताकि उसे आप मेंटेन करके रख सकें और ये वैलिड हो सके कि आप ही उस नोटबुक को तैयार कर रहे हैं, उस लैब रिकॉर्ड को तैयार कर रहे हैं। तो नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ से बात स्टार्ट होती है कि व्हाट टू एंटर, हमें एंटर क्या क्या करना है उसके अंदर। ठीक है, तो एंटर करने की अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लीजिए आपके जो प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, जो भी प्रोसीजर्स होंगे आप उनको यहाँ पे एंटर कर सकते हो। आपके जो मेथड्स हैं उनको एंटर कर सकते हो। आपका जो मटेरियल हैं उनके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इन चीज़ों को आपको एंटर करके रखना है। आप कौन कौन से प्रोसीजर्स का यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल का आप यूज़ कर रहे हैं, और स्पेसिफिकेशन देना है कि मटेरियल में कौन कौन सी चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, मान लीजिए कोई आप डेयरी के लैब में हो तो आपने कौन कौन से मटेरियल यूज करे हैं, कितना वेट आपने यूज करा हुआ है उसका कहते हैं। मान लीजिए जैसे दूध की अगर हम बात करें तो गाय का दूध है या भैंस का दूध है, तो ये स्पेसिफिकेशन भी आपको देना है, कितनी मात्रा आपने यूज करी है, कितनी क्वांटिटी आपने किसी भी चीज़ की यूज करी है। तो वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे एंटर करके रखना है एक प्रोसीजर के तहत। ठीक है, आप कौन से प्रोसीजर को, कौन से मेथड्स को आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मटेरियल, कौन कौन से इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी आपको यहाँ पे एंटर करके रखना पड़ेगा। चलिए, नंबर 4 पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेकिंग एंट्रीज। मेकिंग एंट्रीज यानी आपको क्या है, जब आप एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आपको यूज करना पड़ेगा। अगर हम फॉर एग्जांपल बात कर लें तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो आपको डेट हर पेज पे डालनी है। नंबर 2 अगर हम बात करें तो पेज नंबर्स। ठीक है,
पेज नंबर आपको एंटर करने ही पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट, क्योंकि इससे क्या रहेगा कि आपका जो वर्क है, आपका जो रिकॉर्ड है वो क्या क्रोनोलॉजिकली सबमिट होता जाएगा। क्रोनोलॉजिकली आप उसे रख सकते हो, डेट वाइज है, पेज नंबर है, उसमें बाकायदा एंट्री आपको रखनी ही पड़ेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि आपका टाइटल क्या है, ठीक, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जो आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका टाइटल क्या है। डे टू डे अलग अलग अगर आपका टाइटल है तो अलग अलग आप उसको यूज कर सकते हो। रिकॉर्ड एवरीथिंग, ठीक है, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते जाना है। कौन कौन से मेथड्स को आप यूज कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स को आप यूज कर रहे हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपने लिए हुए हैं, कौन कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं, या मान लीजिए टेम्परेचर कितना है आपका लैब का। तो जो भी एक्सपेरिमेंट के लिए आवश्यक है और जो भी एक्सपेरिमेंट को प्रभावित करने वाली स्थिति रखता है, प्रभावित कर रहा है, इफेक्टेड कर रहा है, उन सारी एंट्रीज को आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में अगर मान लीजिए आपने कोई मिस्टेक कर दी है, ठीक है, मोस्टली होता भी है कि भाई आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मिस्टेक होंगी, तो आपको उस मिस्टेक्स को क्या करना पड़ेगा कि अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन करके आपको वहाँ पे बाकायदा नोट एक देना पड़ेगा कि आपने ये मिस्टेक करी हुई है, ठीक है। तो मिस्टेक्स तो होती हैं अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन उन मिस्टेक्स को आपको मेंशन करते जाना है कि ये हमारी मिस्टेक्स थी, क्लियर। इसके बाद में एक और चीज़ है जो कि काफ़ी आवश्यक है कि मान लीजिए आप हैं और आपके को वर्कर एक साथ मिलकर के किसी रिसर्च को, एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं और आपका एक सुपरवाइज़र है, तो सभी के सिग्नेचर वहाँ पे अवश्य होने चाहिए, ठीक है। अगर आप साइन करते हैं तो आपका वो जो डॉक्यूमेंट है वो क्या बन जाएगा, लीगल बन जाएगा, वैलिड हो जाएगा, वैध माना जाएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो आप कर रहे हैं, आपके सिग्नेचर उस पर होने चाहिए। अगर आपके साथ में को वर्कर भी हैं तो उन को वर्कर्स के भी साइन उस पर होने चाहिए, प्लस आपका जो सुपरवाइज़र है उस सुपरवाइज़र के भी सिग्नेचर यहाँ पे होने चाहिए। तो लगभग ये कुछ चीज़ें हैं कि आपको जो एंट्री हैं वो करनी है उसके अंदर, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। आपको डेट को मेंशन करना है, आपको पेज नंबर को मेंशन करना है, इसके बाद आपको टाइटल को मेंशन करना है, इसके बाद में जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को, यानी रिकॉर्ड एवरीथिंग, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी मेथड्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट्स को आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी टेम्परेचर है या कितनी क्वान्टिटी है, स्पेसिफिकली जो भी इसमें चीज़ें दी हुई हैं, उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करते जाना है। इसके बाद में क्या है, आपकी जो मिस्टेक्स हैं उन मिस्टेक्स को अंडरलाइन करके आपको वहाँ पे बाकायदा नोट देना है कि ये मिस्टेक है। और इसके बाद में लास्ट में क्या है कि मान लीजिए आज के दिन का काम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में आप और आपके अगर को वर्कर काम कर रहे हैं साथ में उस एक्सपेरिमेंट में, तो उनके सिग्नेचर प्लस आपके सुपरवाइज़र के सिग्नेचर भी उस लैब रिकॉर्ड के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो लूज मटेरियल्स की अगर हम बात कर लें, मान लीजिए आप जो टाइप दिया हुआ है कि आप बाउंडेड नोटबुक का अगर आप यूज कर रहे हैं और आप उसमें आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जब आप उसको उसके रिजल्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, आप उसको एनालाइज कर रहे होते हैं और मान लीजिए आपने कंप्यूटर में डाटा डाला और कंप्यूटर में से कोई प्रिंट आउट आपने उस डाटा का जो भी रिजल्ट निकल के आया वो आपने निकाला, या मान लीजिए आपने कोई ग्राफ बनाया उस डाटा के आधार पर जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था और उसके अंदर जो भी चीज़ें आपने प्रोसीजर्स करी थी उसके आधार पर जो रिजल्ट निकल के आया उसका आपने ग्राफ आपने बनाया, और आप ये चाहते हैं कि वो जो लूज मटेरियल है उसको आप उसके अंदर ऐड कर दें, चलिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर मान लीजिए आप लूज टाइप की जो नोटबुक है उसका अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ तो ग्राफ को वहाँ पे ऐड कर सकते हो, या मान लीजिए आपका जो कंप्यूटराइज्ड है आपने जो भी प्रिंट आउट निकाला है उसको आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन जो बाउंडेड है उसके अंदर आप उस ग्राफ को या कहते हैं उस कंप्यूटर प्रिंट आउट को वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हो, और लेकिन वो आपके एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आपको क्या करना है, आपको डेट वाइज, पेज नंबर वाइज कहते हैं उन चीज़ों को एक अलग फाइल के अंदर, लूज फाइल आप एक बना सकते हो और उसके अंदर आप उसको ऐड करके रख सकते हो। इसके बाद में नंबर 6 है आपका
टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। जैसे कि मोस्टली आप देखते हैं कि अगर आप कोई भी बुक उठाएं तो उस बुक में एक पहले इंडेक्स बनी होती है, एक तरीके से इंडेक्स आप इसको कह सकते हो। तो कंटेंट आपने जो जो कहते हैं एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं डे वाइज, आप कहते हैं उसकी एक कंटेंट्स की एक टेबल बना सकते हो। उस टेबल के आधार पर कि आपने कौन से डे पर, कौन से पेज नंबर पे कौन सा काम किया हुआ है, वो आप यहाँ पे आसानी से शो हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई जो चेक करने वाला व्यक्ति है वो आसानी से चीज़ों को ढूंढ सकता है या मान लीजिए किसी को कहते हैं आपका डाटा चाहिए एज ए सेकेंडरी डाटा, वो आपके एक्सपेरिमेंट को यूज करना चाह रहा है या उसके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को यूज करना चाह रहा है, तो वो आराम से उस कंटेंट को देख करके उन चीज़ों को निकाल सकता है। क्लियर? तो टेबल ऑफ कंटेंट अवश्य होनी चाहिए आपके लैब रिकॉर्ड के अंदर। और उसके बाद में नोटबुक चेकलिस्ट। एट लास्ट में आपको क्या करना है, जब आपका पूरा एक्सपेरिमेंट फिनिश हो जाता है और आपकी पूरी जो लैब रिकॉर्ड है वो बन करके तैयार हो जाता है, तो आपको एक बार उसको चेक करना है। ठीक है, पूरी नोटबुक को आपको चेक करना है। तो उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वही सारी सेम चीज़ें हो जाएंगी। जैसे कि आपका डेट का हो गया, आप वो सारी चीज़ों को चेक कर लें। आपके पेज नंबर्स का हो गया, तो उन पेज नंबर्स की को आप चेक कर लीजिए। आपका जो कौन कौन से प्रोसीजर्स थे, ठीक है, आपके मेथड्स कौन कौन से थे, मटेरियल क्या क्या यूज करा हुआ था, या आप मान लीजिए आपके इक्विपमेंट्स कौन कौन से आपने यूज करे हुए थे। तो इन सारी चीज़ों पे आपको एक नज़र मार लेनी है। इसके बाद में एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि आपने जो प्रॉपर तरीके से जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने जो एक्सपेरिमेंट करा हुआ है उसको प्रॉपर वे में आप क्या करें, समराइज करा हुआ है कि नहीं। ठीक है, प्रॉपर रूप से समराइज करा हुआ होना चाहिए, संक्षिप्त रूप से ही सही। उसके बाद में आपको इंट्रोड्यूस भी आपको करना है। ठीक है, आपने जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको आपको सही तरीके से इंट्रोड्यूस भी करना है। इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं दिया हुआ है, उसको प्रॉपर तरीके से समराइज नहीं किया हुआ है, तो वो जो लैब रिकॉर्ड है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो दैट्स वाई आपको क्या करना है, आपके ऑब्जेक्ट को, ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपने जो भी ऑब्जेक्ट चुने हुए हैं उनको आपको इंट्रोड्यूस भी करना है, प्रॉपर तरीके से समराइज भी करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी डिटेल दे रहे हैं उसको पूरे तरीके से, जो कंप्लीट डिटेल है उसको आपको इंक्लूड इसके अंदर ज़रूर करना है एट एनी कॉस्ट। अगर आप उसको अनकम्प्लीट छोड़ देते हैं तो फिर वो आपका जो लैब रिकॉर्ड है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर? सीधे सी बात है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट कराया और उसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो आपने कहते हैं पूरे तरीके से अगर नहीं दी हैं, डिटेल्ड नहीं दी हैं, तो कहते हैं वो आपकी चीज़ों को कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, आपके रिजल्ट को प्रूव ही नहीं कर पाएगा, तो फिर वो अनकम्प्लीट रहेगा आपका जो भी कहते हैं लैब रिकॉर्ड है वो। तो आपको कंप्लीट जो डिटेल्स हैं उनको भी इंक्लूड करना है। इसके बाद में इंक्लूड कैलकुलेशंस। आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेशंस को भी इंक्लूड करना है कि आपने जो भी कैलकुलेशन करी है, कौन कौन से आपने कौन से रिसर्च लगाई है या कौन से टेस्ट आपने यूज करे हुए हैं, तो उन कैलकुलेशंस को भी आपको वहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि चेक लिस्ट आपको कैसे बनानी है। चेक लिस्ट में आपको डेट्स को ध्यान में रखना है, पेज नंबर्स को ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपने कौन कौन से प्रोसीजर्स, मेथड्स, मटेरियल और इक्विपमेंट्स का यूज करा हुआ है उनके बारे में आपको मेंशन आपने करना है। प्रॉपर समराइज करना है आपको अपने मैटर को, अपने कहते हैं जो थ्योरी आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करना है आपके ऑब्जेक्ट्स को, आपको कि कौन सा ऑब्जेक्ट्स आपने लिए हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो उनको अच्छे तरीके से आपको इंट्रोड्यूस भी करना है, ताकि किसी भी व्यक्ति को एक बार में वो इंट्रोडक्शन पढ़ करके ये समझ में आ जाए कि आप किस चीज़ के ऊपर आपने रिसर्च की हुई है। तो प्रॉपर इंट्रोड्यूस आप करेंगे, आप वहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं उन कंप्लीट डिटेल्स को आपको इंक्लूड करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका ग्राफ है,
ठीक है, चार्ट है या कहते हैं कोई भी और अदर मटेरियल है, तो उन सारी चीज़ों को कंप्लीट तरीके से जो डिटेल्स हैं उन सारी डिटेल्स को आपको इंक्लूड करना है। इसके बाद में इंक्लूड द कैलकुलेशंस, यानी कि जो भी आपने कैलकुलेशंस की हुई हैं उन सारी कैलकुलेशंस को भी आपको वहाँ पे इंक्लूड करके रखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि लैब रिकॉर्ड को मेंटेन करते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इन गाइडलाइंस को अगर आप माने तो आपका जो लैब रिकॉर्ड है एक बेस्ट लैब रिकॉर्ड के रूप में माना जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया जाना चाहिए इस चैनल के माध्यम से, तो आप हमें वो टॉपिक के बारे में भी सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर ले लें। कुछ लोगों ने हमें कुछ कमेंट में कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया है, तो हम उसके ऊपर जल्द ही लेकर के आएंगे वीडियो। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। टेलीग्राम चैनल को अवश्य आप ज्वाइन कर लें, वो भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हब के नाम से आपको मिल जाएगा, ताकि आप वहाँ पे जो भी अपडेट्स होती हैं आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।